स्वागत है एक बार फिर से विपिन सेना 10 रेस्ट इंग्लिश के क्लास में। आप देख रहे हैं एयरफोर्स के विपिन सेट को। आप बहुत आनंद ले रहे हैं, मुझे अनुभव हो रहा है। बस आपका काम है थोड़ा शेयर कर दो यार, थोड़ा सा लाइक कर दो और थोड़ा सा कमेंट लिखना ना भूलो। आपके इस कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक की वजह से आपका चैनल ग्रो कर रहा है। मैंने एक ऐसा मुहिम स्टार्ट किया जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ सकें और एक ऐसी शिक्षा दें जो शायद आपने पहले कभी न लिया हो। जहां लोग बचा बचा कर चलते हैं, ये दें या न दें। बहुत सारे हमारे पढ़ाने वाले के पास ये होता है कि इतना दे देंगे तो फिर लोग कहां से आएगा। अरे तुम हो ना यार, अपने आप आ जाएंगे, उसकी चिंता मैं नहीं करता। ऊपर वाले ने मुझे ये अगर बुद्धि दिया है, आपको पढ़ाने के लायक मुझे बनाया है, तो भरपूर उसका मैं उपयोग कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसका फायदा उठा रहे हैं। चलिए तो आज फिर से एक बार सेट की ओर तैयार हैं। आप मस्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप मुस्कुराते हुए मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं और अंत में हंसते हुए जाएंगे। यही मेरा मूल मंत्र है आज का। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो जी, जिंगल बेल पढ़ा होगा तुमने। जिंगल बेल पढ़ा है ना जी। हाँ, राइम्स क्या कहता है? कहता है साउंड मेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित चीजों के आवाज को बताइए। यानी अब ये चीजों के आवाज को बताना है। हाँ, यानी चीजों के आवाज। अब देखिए, ये हमारा बेल्स है। क्या बोलता है? जिंगल बेल्स, यानी घंटी की आवाज को क्या बोलेंगे? जिंगल, है ना। घंटी की आवाज को क्या बोलेगा? जिंगल। यानी क्या हो गया? बेल का मतलब क्या हो गया? घंटी। तो घंटी की आवाज को क्या बोलेगा जी? जिंगल। अरे बोलता है जिंगल बेल। आगे हमको ना आता, तुम सीख लेना जाके। अब कभी कभी तुम तेजी से अपने गाड़ी, मोटरसाइकिल को ले जाते हो, सामने कोई आ गया तो तुम क्या करते हो? खींच करके रोकते हो, करते हो ना? चे करके रोकते हो। तो चे करके जो रोकते हो उसको बोलते हो स्क्रीच। यानी जब ब्रेक करेगा, तो ब्रेक जब करेगा तो इसको कहते हैं हम लोग स्क्रीच, है ना। ब्रेक की आवाज को क्या बोलेगा जी? स्क्रीच करेगा। और टिक टॉक कौन करता है? टिक 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 12 से 1, 1 पर 2, 1 से 2, 3, 4, इस तरह से टिक टिक कौन करता है? घड़ी। यानी हमारा अगर वॉच हुआ, घड़ी हुआ, तो घड़ी की आवाज को क्या बोलते हो? टिक। समझा? और कभी मैट्रिक के पहले स्कूल में पीटी किया होगा तो ड्रम बजता था, तो ड्रम को बीट किया जाता है। बजाने के लिए ड्रम को बीट किया जाता है। यानी अगर ड्रम रहा, ड्रम का मतलब ढोलक, तो ढोलक की आवाज को क्या करेंगे? बीट। ढोलक का आवाज क्या होगा? बीट होगा। तो इस तरह से हमारा बेल्स का उत्तर बन गया 1 नंबर, जिंगल। हाँ, तो बड़ा मजेदार है। हमें भी पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि एयरफोर्स को पढ़ाते वक्त इतने सारे चीज हम बता पाएंगे और लोग इतना फायदा उठा पाएगा। लेकिन आपके कमेंट को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। जो लोग ठगाते हुए चले जा रहे थे, कम से कम उससे तो बचेंगे। आज एक ऐसी चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो मैं पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, पहले मैं इसको पढ़ाता नहीं था। हो सकता है कि ऐसा मुझे लगता था कि बड़ा मैट्रिक लेवल का चीज है, लोग क्या कहेंगे।
लेकिन मैं एक दिन कहानी पढ़ा हमारे अमिताभ बच्चन का कि कैसे वो इतने बड़े महानायक जब फिल्म नहीं चलने लगा और बीच में उन्होंने एक शुरुआत किया, मिस वर्ल्ड कंपटीशन या मिस यूनिवर्स कंपटीशन शुरू किया ABCL कंपनी को बनाकर, कैसे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक भी पैसा उनके पास नहीं था कर चुकाने के लिए, और इतने बड़े महानायक। तो क्या हुआ, उसी समय एक डायरेक्टर उसके घर पर पहुंचे और बोले कि आप टीवी के लिए काम करेंगे क्या? बोले टीवी पर काम करेंगे। घर वाले भी बोले, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, सब लोगों ने कहा अरे आप कहां महानायक और टीवी पर आएंगे। लेकिन वो आए, कौन बनेगा करोड़पति लेकर, और जब वो आए तो इतिहास बदल दिया। यह इतिहास गवाह है, टेलीविजन का इतिहास बदल गया। इतने लोगों के पास कभी भी टेलीविजन नहीं होता था, लेकिन रामायण के बाद दूसरी घटना घटी, लोग टीवी लेना शुरू कर दिया। इतना प्रचार, इतने सारे कार्यक्रम उसके बाद ही आना शुरू हुआ। तो इस तरह से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, ये मुझे पता चला और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एयरफोर्स के सेट में। तो अब मुझे बड़ी आनंद आ रहा है, बड़ी मजा आ रहा है रियली। अब मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाने का जो एक मकसद है वह पूरा हो रहा है। अभी मैं शनिवार और इतवार को वोकैब का क्लास देने जा रहा हूं, जहां आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम 5, सिनोनिम के बाद एंटोनिम, एंटोनिम के बाद इडियम, फ्रेज और तब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से मैं उसको पूरा का पूरा एक दिन में चारों टॉपिक को डील करूंगा, ताकि आप कभी बोर ना हो। है ना, तैयार है ना? लिखो यस अगर आपको अच्छा लगता है। अगर वोकैब की चाहिए, एयरफोर्स के लिए भी जरूरी है, आपके SSC की भी जरूरत है, जिस एग्जाम में जाओगे उसकी जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। बेल करेगा जिंगल, ब्रेक करेगा स्क्रीच, वॉच करेगा टिक 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 टिक, और हमारा ड्रम करेगा बीट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा सही वर्ड है? ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी उत्तर लिखकर उसको डिलीट नहीं करना। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर क्या है? करेक्ट वर्ड देना है। देखो करेक्ट वर्ड में होगा अकोमोडेशन, यानी इसका उत्तर होगा नंबर 1 निवास। अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ? निवास हुआ, रहने का जगह हुआ। टेम्परामेंट, देखिए TEMPERAMENT, टेम्परामेंट माने गुस्सा। क्या लग गया? ए लग गया। ये लूडेबल नहीं होता, लाउडेबल। क्या होता है? LAUDABLE, हाँ LA होता है। लाउडेबल का मतलब प्रशंसनीय, ठीक है ना, प्रशंसनीय। और बलून का स्पेलिंग क्या होता है? BALLLON, बलून माने बैलून। हाँ, बैलून का मतलब बैलून, जो हम लोग उड़ाते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका 2 नंबर का उत्तर, 1 नंबर। तीसरा की ओर तैयार है? सबका भी वर्ड मैंने लिख दिया ताकि ये भी आप याद कर सको। टेम्परामेंट, लाउडेबल, बैलून, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। आइए देखिए, नियरेस्ट मीनिंग निकालना है। 10 सेकंड दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, नीचे आंसर जाना चाहिए 1। नियरेस्ट का मतलब हुआ सिनोनिम। तो जब हम सिनोनिम पूछने जा रहे हैं तो हमें फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है प्रशंसा करना। कैसे प्रशंसा करना? चापलूसी करके प्रशंसा करना। यानी कैसे? तो चापलूसी करके। यानी आप मेरी कमी को नहीं बताते हो, केवल अच्छे अच्छे बातों को बताते हो। आप सर ऐसे हैं, वैसे हैं, उसी को कहते हैं चापलूसी करना। ऐसे तुम लोग तो भगवान हो, तुम लोग क्या चापलूसी करोगे? जनरल तौर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, हमें इतना कुछ दे रहे हैं, यही कम नहीं है। तो प्रशंसा आप लोग करिए,
लेकिन थोड़ा मेरी कमी को भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा नंबर प्रशंसक, फ्लैटर माने चापलूसी करना। कौन सा होगा? ये 2 नंबर होगा, है ना। हेट माने क्या हुआ? घृणा। लव माने प्यार मोहब्बत, और एस्टिमेट का मतलब आकलन। किसी चीज का आकलन करते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग आकलन करना। कितना होगा, कितना सेट सर बनवाएंगे, यही हुआ आकलन करना। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, अपोजिट, अपोजिट वर्ड है। अपोजिट का मतलब हुआ उल्टा। अपोजिट माने उल्टा। उल्टा कहता है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या हुआ? दयनीय, बड़े खराब स्थिति में होना। हाँ, इसको कहते हैं दयनीय, खराब स्थिति में होना, दुर्भाग्य वाला स्थिति में होना। हाँ, दुर्भाग्य वाली स्थिति में होना। तो दुर्भाग्य और दयनीय का उल्टा क्या होता है? अच्छा स्थिति में होना। तो पहला है इमोशनल। इमोशनल का मतलब तो भावनात्मक। क्या हुआ? भावनात्मक। मूविंग, घूमना। मूविंग का मतलब घूमना। सैड माने उदास। तो ये तो तीनों होगा नहीं। फॉर्चुनेट, सौभाग्य। उत्तर बन गया आपका नंबर 4 नंबर। बात समझे? तो इस तरह से आपके पास 4 का उत्तर हुआ 4 नंबर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, ध्यान से उसे आप बनाएंगे। आइए, ये रहा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जरा ध्यान से बनाइए। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। बोलो जी क्या होगा? यानी इसका मतलब हुआ प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, यानी जनमत संग्रह करना। हाँ, कैसे करते हैं? जनमत संग्रह, यानी वोट गिराना, और बहुत सारे गिराना। इसी को हम लोग कहते हैं रिफरेंडम। क्या बोलते हो? रिफरेंडम। इलेक्शन का मतलब केवल चुनाव। इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता, यानी वोट देने वाला। हाँ, और रैंडम मतलब एक कोई काम करना, एक काम, माने अचानक, इसको कहते हो अचानक काम। ठीक है ना? तो आपका हुआ रिफरेंडम, यानी प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, यानी जो जीतने वाला है उसको पूरा का पूरा वोट देना। इसी को कहते हैं जनमत संग्रह। तो उत्तर हुआ आपका नंबर 2। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का उत्तर 2 नंबर। अब आगे आपका 6ठा नंबर जंबल आने वाला है। ध्यान से, बढ़िया से, जोश के साथ, उमंग के साथ क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्वागत है। आइए, जंबल। देखिए, गिवन अस अ न्यू फ्रीडम हैज assuredly a new opportunity status। तो सबसे पहले वर्ब कहां है जी? हैज है, यानी इसका मतलब हैज के लिए सब्जेक्ट फ्रीडम हो गया, यानी फ्रीडम हैज, और हैज के बाद क्या आता है? भीतरे, यानी पहला 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 1 होगा, यानी उत्तर नंबर क्या बनेगा? फ्रीडम हैज given us a
given us a new status and new opportunity। है ना, तो आपका ये हो गया था एक नंबर, सॉरी ये हो गया था आपका दूसरा। फिर आपका गिवन अस न्यू हो गया आपका एक नंबर, आपका स्टेटस हो गया 4 नंबर, और एंड न्यू अपॉर्चुनिटी हो गया 3 नंबर। यानी बन गया 2, 1, 4 और 3। ठीक है, आसान है ना। हाँ, फ्रीडम, स्वतंत्रता ने हमें दिया है एक नया स्टेटस एवं नए अवसर। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। तो ये रहा हमारा 6 का उत्तर हुआ नंबर 2 नंबर। बात समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, खूब रीअरेंजमेंट बनाना पड़ेगा तब बनेगा। रीअरेंजमेंट का तरीका क्या है? जो मैं पैसेज पढ़ाता हूं उसके लाइन को लो, उसको तोड़ो और दोबारा तुम बना लो, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर है, आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक है जो आपका यहां 4 ऑप्शन में से भरना है। बनाइए। आराम आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं। कहता है द शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, शर्ट महंगा नहीं है। इसका मतलब हो गया महंगा। शर्ट महंगा नहीं है। आई बाउट इट, मैंने इसे खरीदा। मैंने इसे खरीदा किस में? सस्ते में। तो देखो ब्रॉट, बॉट क्या है? तो वर्ब है। आई बॉट इट डैश, ये देखो वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब आता है, और एडवर्ब के अंत में क्या आता है? एल वाई लगा शब्द। हाँ, यानी जो वर्ब है उसके बाद एडवर्ब आता है। एडीवी माने एडवर्ब, तो एडवर्ब आ गया तो एल वाई लगा रहेगा। तो यहां से सस्ता, कहता है कि शर्ट महंगा नहीं है, मैंने इसे खरीदा सस्ते में। सस्ते में का वर्ड कौन सा हुआ? 4 नंबर। ये चीप नहीं लिखिएगा, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? एडवर्ब। बात समझ में आया? हाँ, यानी शर्ट महंगा नहीं है, मैंने इसे सस्ते में खरीदा। तो उत्तर बन गया हमारा नंबर कौन सा हुआ? 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। आइए भाई, यहां भी फिल इन द ब्लैंक बनाना है। फिल इन द ब्लैंक पर आधारित क्वेश्चन बनाना है। 10 सेकंड दिया हूं, जरा आराम से बनाइए। और मैं आपको समय भी देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो लिख लेना कॉपी में। बहुत सारे रूल मैं बता रहा हूं। मैं कहता हूं इन्हीं सबको बार बार आप पढ़ते रहोगे, आपको कहीं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे वीडियोस में, प्लेलिस्ट में बहुत सारा आपके पास है जो आप देख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे सब कुछ सामान्य होगा, मैं आपको फिजिक्स का जो आपका आता है वह मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, जीएस का क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके अलावे मैं चाहूंगा मैथ्स का क्वेश्चन करवा दूंगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सीख सकते हो। चलिए, तो कहता इफ दे डैश अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। जब क्रैब को देख लिया वहां, क्रैब का मतलब वो केकड़ा है ना, तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि वहां पिकनिक नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर आपका एक वर्ड आया वुड नॉट हैव, तो याद करना 4 चीजों को आप याद कर लो, आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे। इफ और जो सब्जेक्ट है हमारा, इफ प्लस सब्जेक्ट, यह 4 चीजों को लेता है। एस बोले तो सब्जेक्ट, पहला इफ के बाद अगर V1 या V5 आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो अब यहां पर हमारे पास बाद में
विल प्लस V1 होगा। जब हमारा V1 V5 आ गया तो मुझे लिखना होगा विल प्लस V1। अगर मेरे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब नंबर 2 आ गया तो वर्ब नंबर 2 तो पास्ट हो गया, तो एक तरफ जब पास्ट तो दोनों तरफ पास्ट होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा डैश डैश, ये आपका होगा वुड प्लस V1। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आप गलती ना कर सकते हो। तीसरा है कि इफ के बाद अगर हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3, तो जब हैड प्लस V3 आएगा तो आगे वुड हैव और प्लस वर्ब नंबर 3 होगा। और लास्ट भी मैं बता दूं, इफ के बाद अगर आपके पास वेयर और प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है, कहते हो ना अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ा होता, यानी इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वेयर, यहां वाज नहीं आ सकता, जब आएगा तो वेयर आएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा तो वुड प्लस V1 आएगा। बस इजी है पकड़ना, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल। सेंटेंस। तो जब हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं तो इस कंडीशनल सेंटेंस का ये 4 प्रकार होता है कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, इफ के बाद अगर V2 आया तो वुड प्लस V1 होगा, इफ के बाद अगर हैड V3 आया तो वुड हैव V3 होगा, इफ के बाद अगर वेयर प्लस नाउन आया तो वुड प्लस V1 होगा। कुछ एक उदाहरण भी देख लें क्या? देख लेते हैं उदाहरण, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने कॉपी में लिख भी लेना। आप कहते हो इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता हूं, अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो आई डैश विल सी द रेड फोर्ट। क्या बन गया? इधर आपका V1 हो गया तो उधर आपका प्रेजेंट हो गया। ये पहला उदाहरण है। अगर इसी को मैं कहता हूं इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड सी द रेड फोर्ट। क्या बन गया? वुड सी बन गया। इसी में अगर बन गया तीसरा नंबर इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली तो क्या बनेगा? आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट बना। यानी इफ आई हैड गॉन बना तो आगे आपका वुड हैव आ गया। और लास्ट था आपका चौथा नंबर, इफ के बाद आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वेयर अ बर्ड, है ना, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, यानी आपके पास यहां पर क्या आ गया? वुड फ्लाई आ गया। तो हो गया 4। इफ के बाद V1 आ गया, विल सी आ गया, इफ के बाद V2 आ गया, वुड सी हो गया, इफ के बाद हैड गॉन हो गया, वुड हैव आ गया, और वेयर आ गया तो क्या लिख किया? वुड आ गया। तो ये सब आपका रूल आपके देखोगे प्लेलिस्ट में, इफ पर आधारित एक मेरा छोटा वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मैं बता भी दिया आपको, ये याद रखोगे, कहीं क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, तब आप लोग अपना बनाइएगा। उत्तर बनाइए, क्या क्या बना जी? देखिए, इफ दे डैश अबाउट द क्लर्क, यहां पर था वुड नॉट हैव, तो वुड हैव यहां पर आ गया, यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हैड और
नोन लगाना पड़ेगा। बन गया उत्तर नंबर दे हैड नोन। यानी कितना नंबर उत्तर हुआ? 1 नंबर उत्तर हुआ, है ना। तो सभी चीज का व्याख्या मैं करवा दे रहा हूं। समय तो लगेगा ही, लेकिन आप समय के साथ साथ परिपक्व बन जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बन गया 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई, हाँ जी हीरो, ये क्या है? आपको लगाना है एक आर्टिकल पर आधारित है। बनाइए। माई फ्रेंड इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड हिज वाइफ इज डैश, और उसकी पत्नी डॉक्टर है। सो दे डू नॉट हैव एनफ टाइम फॉर ईच अदर। इसलिए उन दोनों के पास समय का अभाव है। अब देखिए यहां पर तुमने क्या लगाया? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहां पर भी क्या लगेगा? ए डॉक्टर बनेगा। यानी ए डॉक्टर कहां है? 3 नंबर में। पद यानी पोस्ट के पहले ए या एन अवश्य लगेगा। पद या पोस्ट के पहले क्या लगेगा? ए या एन। अगर तुम लोग कहते हो विराट इज डैश प्लेयर, तो वो क्या पद को धारण करता है जी? प्लेयर है। क्या लगेगा? ए। विपिन सिन्हा डैश इंग्लिश टीचर। विपिन सिन्हा क्या है? एक इंग्लिश टीचर है। पद हुआ, क्या लगाओगे? एक ही एन। बोलो, यहां पर लगाओगे एन। हुआ? बात समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास किसी भी पद के पहले आर्टिकल ए और एन को लगाना बड़ी आवश्यक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपने देखा क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपने देखा यहां पर लगा ए डॉक्टर, यानी उत्तर नंबर 3 हुआ। समझ में आ गया? है ना आसान कि भारी है? चीजों को समेटते चलो और अगला 10 नंबर बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। प्रीपोजिशन पर आधारित प्रश्न है। पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार यहां पर आपके पास आ गया। जरा देखो भाई, बनाकर बनाइए इसको। क्या लगता है जी? आई वॉज डैश हर बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? व्यवहार। मैं उसके व्यवहार पर आश्चर्य करता हूं। हां, तो आश्चर्य किया। अब एक वर्ड तुमको क्या बोले? आश्चर्य। तो आश्चर्य प्लस हमेशा एट का प्रयोग होगा। कौन सा प्रीपोजिशन? एट। ये हमेशा एट लगेगा। अब आश्चर्य सूचक वर्ड देखो। आश्चर्य सूचक वर्ड देखिए ध्यान से। अगर मैं कहता हूं सरप्राइज, क्या लगा? एट लगा। अगर तुमने कहा एस्टोनिश, क्या लगा? एट लगा। अगर तुमने कहा पजल, क्या लगा? एट लगा। पजल माने भौचक्का, भौचक्का माने वही हुआ, उलझन या आश्चर्य। अगर तुमने कहा स्टार्टल, क्या लगेगा? एट। और ये सब का मीनिंग क्या हुआ? ये आश्चर्य। सभी का मीनिंग क्या हुआ? आश्चर्य। तो अब हमारे पास यहां पर ये फॉर नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। उत्तर नंबर 3 एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड एट बना, यानी क्या बन गया? एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य। तो आश्चर्य में हम लोगों ने क्या लगाया? एट लगाया। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कभी कुछ सोचना ही नहीं है।
तो यहां पर हमारे पास लगा एस्टोनिस्ड एट, आई वाज एस्टोनिस्ड एट। वर्ड के लिए तो ला ही रहे हैं ना अभी, आपका सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इसी शनिवार से आपके पास आने वाला है। हर शनिवार इतवार आप बस 4 बजे शाम में बैठ जाएं अपने वोकैब सेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। द नाउन फॉर्म ऑफ अराइव इज, अराइव का क्या होगा नाउन का फॉर्म? तो अराइव का बनेगा अराइवल। हाँ, अराइव का नाउन क्या हुआ? ये हुआ वर्ब और ये हुआ नाउन, यानी उत्तर बनेगा 2 नंबर। अराइवल का मतलब पहुंच गया, अराइव का मतलब पहुंचना वर्ब, अराइवल ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। तो उत्तर हो गया नंबर 2। 11 नंबर का उत्तर 2 नंबर। चले 12 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। आइए भाई, क्या है? फिल इन द ब्लैंक, सॉरी इडियम एंड फ्रेज। बनाइए इडियम एंड फ्रेज। मुहावरा, इडियम एंड फ्रेज का मतलब मुहावरा, लोकोक्ति। इडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है? मुहावरा, लोकोक्ति। ठीक है जी हीरो लोग, क्या बनेगा? लोकोक्ति बनेगा। तो क्या बनेगा भाई उत्तर? प्ले अ सेकेंड फिडल। इसका मतलब होता है सहायक की तरह काम करना। क्या इसका उत्तर हुआ जी? सहायक की तरह काम करना, यानी इसका उत्तर बन गया सहायक की तरह काम करना। जो सहायक है, सबऑर्डिनेट है, लीडर नहीं, नेता नहीं, सबऑर्डिनेट। तुम बने हो लीडर बनने के लिए, लीडर बनना, यानी उत्तर नंबर हो जाएगा टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। क्योंकि टू डू बैक सीट ड्राइविंग, पीछे बैठकर ड्राइविंग कर रही तो होगा नहीं। टू बी हैप्पी, चीयरफुल, हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये भी नहीं होगा इसका अर्थ। टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी आपके जो सीनियर है उनके उसके इंपॉर्टेंस को, महत्व को कम करना। उत्तर बनेगा नंबर हमारा कौन सा? 4 नंबर। बात समझ में आया? हाँ, 4 नंबर उत्तर हुआ, यानी हमारे पास इस 12 का उत्तर बना टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। सबऑर्डिनेट सर्विसेज आता है, सहायक भर्ती परीक्षा, उससे भी बना सहायक का मतलब क्या हुआ? यही हुआ टू प्ले सेकेंड फिडल, ऑफिसर नहीं, सहायक बनना। चलिए भाई, उत्तर नंबर इसका हो गया 4। आगे आइए, कॉमन ईयर पर प्रश्न है, ध्यान रहे, थोड़ा सा अपने आप को इसके साथ जोड़कर तब बनाना, ये नहीं कि फटाक से कोई आंसर दे दिए। देखिए, ही इंटर्ड डैश हिज न्यू हाउस लास्ट संडे। ही इंटर्ड डैश, he entered dash his new house last Sunday। चलिए, तो देखिए यहां पर एक वर्ड आया इंटर। याद रखो, इंटर जो आपके पास वर्ड है, इंटर प्लस नो प्रीपोजिशन, जगह का नाम आने पर, अगर जगह का नाम आया है तो हमें किसी प्रीपोजिशन को नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं ही एंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस, तो यहां पर यह इनटू का प्रयोग नहीं होगा। इंटर का मतलब है क्या होता है? आना। तो जब आना दे दिए तो इनटू कैसे होगा? नहीं होगा।
इसका मतलब हमारा उत्तर यहां पर ये 2 होगा, इनटू का प्रयोग न होकर केवल इंटर्ड के साथ हिज न्यू हाउस। उसी तरह से अगर हम रिटर्न कहते हैं, उसी तरह से हम रिटर्न के बाद बैक नहीं लाते हैं। रिटर्न प्लस बैक नहीं होता है। रिटर्न के साथ क्या होता है? बैक नहीं होता है। यानी अगर मैं कहता हूं he returned back from his office, तो यहां पर ये बैक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना? इस तरह से हमारा उत्तर क्या हुआ यहां पर, ये भी तुम लोग को एक बता दिया एक्स्ट्रा, इंटर के बाद इंटू ना होकर केवल यहां पर इंटर हिज न्यू ऑफिस होगा। ये हुआ आपका 13 नंबर उत्तर। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या लगता है, शुरुआत किए हो? देखिए, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। क्वेश्चन टैग का सवाल है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, इजंट इट। क्या आ गया जी? इजंट इट। ये कभी नहीं बनेगा क्योंकि हमारा वर्ब यहां क्या है? विल है ना? विल है। तो जब विल है तो अब कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन टैग पता है? अगर मैं कहता हूं ही इज गोइंग, तो इसका अगर मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बनेगा? इजंट और ही। यानी जब इज कहेंगे तो इज का इजंट बनेगा। बात समझा? तो उसी तरह से अगर आर बोलेगा तो आर का क्या बनता है जी? आरंट। ध्यान दोगे इतना ही पर तुम्हारा हो जाएगा। अगर एम बोलेंगे तो इसका क्या बनता है? आरंट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम एम नॉट बोलेंगे तो इसका बनता है केवल एम। उसी तरह से अगर हम विल बोलते हैं तो इसका बनता है वोंट। हाँ, जो मुख्य है मैं उसको आपको बता रहा हूं। अगर मैं सैल बोलता हूं तो सैल का लगता है सांट। अगर मैं कैन बोलता हूं इसका बनता है कांट। ये इतना याद रखोगे तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन टैग के चैप्टर आपका आपके प्लेलिस्ट में जाओगे, पूरा क्वेश्चन टैग पर बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा वहां पर क्वेश्चन टैग के वीडियो को आप जरूर बनाकर देखें। इज का क्या बना? इजंट। उसी तरह आर का क्या बना? आरंट। लेकिन जो एम है, ये आपका जो एम है यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एम नॉट का एम बनेगा, विल का वोंट बनेगा, सैल का सांट बनेगा और कैन का कांट बनेगा। बात समझा? यानी अगर मैं कहता हूं ही विल गो, अगर मैं कहता हूं ही विल गो तो ही विल गो का क्या बनेगा जी? ही विल गो। क्या बनेगा इसका? वोंट और ही। हाँ, अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग तो पता है क्या बनेगा? इसका बनेगा आरंट आई। बस केवल छोटे चीजों पर ध्यान दो ना, बाकी तो आर का आरंट, वाज का वाजंट, हैव का हैवंट, हैड का हैडंट, कुड आया तो कुडंट, मस्ट आया तो मस्टंट, ये सब बनता है। एंटी लगा देना है क्वेश्चन टैग। ये आपके पास हुआ जो मूल भाग है, एम का आरंट, विल का वोंट, सैल का सांट और कैन का कांट। मार लिया स्क्रीनशॉट? तो अब आपके पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था देखो ध्यान से। यहां पर था आपका विल और ये आपका इजंट है, तो हमारे पास बना क्या भाई? यहां पर बना वोंट और ये वर्ब हमारा दे है तो यहां पर बन गया दे, और तब क्वेश्चन बैंक यानी उत्तर नंबर 3। ठीक है ना? यानी हमारा 14 का उत्तर बन गया 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। When the two parted, आंसर बनाओ। बाई सेकेंड 10 सेकेंड। बाई का मतलब के अंदर,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। When the two parted, जब दो अलग हुआ, they bade farewell to one another। देखिए एक वर्ड है यहां one another। तुम लोग याद रखना कि अगर हम each other कहते हैं तो यह आता है दो के लिए। each other का प्रयोग क्या होगा? दो के लिए। और अगर हम one another कहते हैं तो यह होता है दो से अधिक के लिए। यानी जब दो के लिए करेंगे तो ईच अदर, और दो से अधिक के लिए करेंगे तो वन अनदर। ठीक है ना? अगर राम और मोहन एक दूसरे को देखता है क्या बनेगा? एट ईच अदर। अगर चार आदमी किसी को देखता है क्या बनेगा? वन अनदर। अगर मैं कहता हूं सपोज करो राम एंड मोहन आर लुकिंग एट डैश, और अगर मैं कहता हूं 4 बॉयज आर लुकिंग एट डैश, बोलो तो क्या क्या बनेगा? जरा लिख के दिखाओ। पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो पहला में राम और मोहन कितने आदमी? दो आदमी। तो दो आदमी के लिए क्या करोगे जी? ईच अदर। दूसरा में दो से अधिक कितना आदमी? चार आदमी। तो चार आदमी के लिए क्या कीजिएगा? वन अनदर। बात समझा? यानी दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो था वह था कि दे पार्टेड व्हेन द टू पार्टेड। टू के लिए हमारा देखो वन अनदर आ गया। ये कभी नहीं होगा, इसके बदले होगा आपका ईच और अदर नंबर 4। ईच अदर होगा नंबर 4 होगा। तो इस तरह से आपका 15 नंबर का उत्तर हुआ 4 नंबर। ठीक है ना? 15 का उत्तर 4 नंबर। चलिए 16 नंबर। 16 है आपके सामने। ये इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। जरा जल्दी से देखिए क्या क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो आपके पास बन जाएगा। आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन दैट चेयर, इट इज ब्रोकन। सबसे पहले तो ईज का वाज होगा ना। ये सेट टू का बना, देखो सब में कॉशन दिया है, सही है। यहां पर आपके पास नॉट टू बना। तो अब देखते हैं, आई कॉशन द ओल्ड मैन अगेंस्ट सीटिंग दैट चेयर। ये अगेंस्ट सीटिंग दैट चेयर एज इट वाज ब्रोकन, तो आपके क्वेश्चन में एज है नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। सेकेंड नंबर है आई कॉशन द ओल्ड मैन अगेंस्ट सीटिंग ऑन दैट चेयर, फिर क्या है? इट वॉज ब्रोकन। चलिए यहां भी रहने देते हैं। आई रिक्वेस्टेड, पहले तो रिक्वेस्टेड यहां पर होगा नहीं क्योंकि प्लीज लगा नहीं हुआ है। द ओल्ड मैन नॉट टू सिट ऑन दैट चेयर बिकॉज इट इज, ये नहीं बनेगा इट इज। आई आस्क्ड द ओल्ड मैन टू सिट ऑन द चेयर एज इट इज ब्रोकन, यहां भी इज, यानी यहां पर आपका एज के कारण नहीं हुआ, इसमें इज और इस के कारण नहीं हुआ, बचा क्या? 2 नंबर। तो ऑप्शन से निकालना है। क्या बना? आई कॉशन द ओल्ड मैन अगेंस्ट सीटिंग ऑन दैट चेयर, इट वॉज ब्रोकन। ठीक है, उत्तर नंबर हुआ हमारा 2। आइए 17 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पैसिव फॉर्म बनाना है। पैसिव फॉर्म बनाना है। अब पैसिव में हमें क्या करना होगा? ये पैसिव है। कहता है पेरेंट्स इलेक्टेड हिम, यानी इलेक्टेड हिम, क्या बनेगा? ही वॉज इलेक्टेड बनेगा ना जी, यानी इलेक्टेड है। इलेक्टेड का मतलब V2, क्या बनेगा? वाज या वेयर
इलेक्टेड। पूरा पढ़ने की जरूरतें नहीं है। हाँ, इलेक्टेड का क्या बना? वाज वेयर इलेक्टेड, यानी बना ही वाज इलेक्टेड। ही वाज इलेक्टेड 1 नंबर, क्योंकि आपका देखो यहां 2 नंबर में हैड बीन है, 3 नंबर में आपका हैव बीन है और 4 नंबर में आपका इज है। तो बना क्या? ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ पीटीए बाय पेरेंट्स एज ही वॉज द ओनली टैलेंटेड कंटेस्टेंट। हाँ, तो हमारे पास बना उत्तर नंबर 17 का 1 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पैसेज का वर्ड है। पैसेज आपके सामने है, जरा ध्यान से आपको पढ़ना है इसको। वर्ड आपके पास नीचे दिया हुआ है, पूरा हिंदी भी दिया हुआ है। अब मैं भी इसको पढ़ता हूं, पढ़े? क्या उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़कर, आपके अभी मोबाइल पर बढ़िया से आ रहा होगा, क्योंकि आप जब कमेंट लिखते हो ना, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। आपने एक आध बार लिखा कि आपको पैसेज का दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे फिर इसको हम प्रोड्यूस करें, उस पर विचार किया। हमारे राम जी जो हमारे यूट्यूब के मैनेजर हैं, उन्हीं के द्वारा इतना सब कुछ हो रहा है। भूरी भूरी प्रशंसा मैं उनकी करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने लड़कों के बारे में सोचकर इतना कुछ हमसे आप काम करवा रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। आप भी सब लोग आज थैंक्स राम लिख दें, ताकि उन्हें भी थोड़ा खुशी मिले। बेचारे दिन और रात 2 बजे रात तक आपके ये कट और पेस्ट करके यहां पर लाते हैं, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं शायद सोया रहता हूं, तो एक सैनिक की तरह वह काम कर रहे हैं। एयरफोर्स की तैयारी जो कर रहे हैं, वह सैनिक ही बनेगा, तो वह देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाएंगे, और उनको बनाने वाले ये रात में जग कर इस टीवी पर मेहनत करते हैं। चलिए, धन्यवाद राम जी को। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट का मतलब समझते हो? पत्रकारिता। क्या होता है? पत्रकारिता। पत्रकारिता मीन्स सेवरल थिंग्स। जो पत्रकारिता है उसका बहुत सारा अर्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स द एबिलिटी टू राइट। क्या इसका पहला अर्थ है? एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने का योग्यता। एबिलिटी माने क्या होता है? योग्यता। एंड कन्वे थॉट्स, कन्वे का मतलब होता है भेजना, देना। कन्वे थॉट्स इन अ वे, कहता है कि कुछ चीजों को लिखने का कला, योग्यता जर्नलिज्म में होता है। एंड कन्वे यानी सूचना देना, मैसेज देना। थॉट्स इन अ वे, इस तरीके से उस पर विचार रखना, दैट पीपुल विल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली। यानी ऐसे चीजों को लिखना, ऐसे चीजों को लोगों को बताना, इस तरीके से बताना कि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, उसी का नाम है जर्नलिज्म। यानी जो जर्नलिस्ट होता है चीजों को लिखता भी है और ऐसे आपको प्रोड्यूस करता है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इट मीन्स बीइंग एबल टू टर्न लॉन्ग आर्टिकल इनटू शेप। बड़े बड़े आर्टिकल को शेप में, यानी एक आकार में, एक छोटे आकार में बनाकर आपको देना। बड़ा बड़ा आर्टिकल है, अब उतना कौन पढ़ेगा, तो क्या करता है, उसको कैसे छोटा और स्पष्ट बनाए, यह काम है हमारे जर्नलिस्ट का। इट मीन्स knowing your grammar, it means knowing your grammar and composition rules inside out and upside down। यानी कहता है कि knowing your grammar and composition, जो लिखते हो, composition का मतलब क्या हुआ, लिखना। rules inside, रूल को भी रखना है, रूल पर आधारित भी लेख लिखना है, और आउटसाइड जो बाहर दिया वह सब क्या होना चाहिए, सब एक अच्छे अर्थ वाले होने चाहिए। यानी सभी चीज पर दिमाग लगाकर वह लिखता है। इट ऑल्सो मीन्स अ नोज फॉर न्यूज। यह समाचार का नाक है, नोज है। एंड फील फॉर वर्ड्स, और यह क्या है, ये शब्दों को फीलिंग कराता है, महसूस कराता है। जर्नलिस्ट अपने शब्दों के द्वारा
हमें किसी भी आर्टिकल पर महसूस कराता है और समाचार मिलता है, हम लोग समाचार को लेते हैं, उसे सूंघते रहते हैं, यानी वह नोज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहता है कि रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, यहां तक कि वो सच्चाई पर आदर भी करता है, सच्चाई का आदर करता है, अ सेंस ऑफ मिशन, और जो लक्ष्य है उस पर पहुंचना भी है। यानी पब्लिक को अगर जागरूक करना है तो एक जर्नलिस्ट का काम है कि वह नोज की तरह न्यूज लाए, वह वर्ड्स की तरह फील कराए, और वह रेस्पेक्ट करे सच्चाई का, और वह सेंस ऑफ मिशन, अपने मिशन में कामयाब हो। अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन द स्पॉट। एक जर्नलिस्ट का काम है, वह सक्षम होता है टू साइज अप, यानी बहुत सारी घटनाओं को एक साइज में लाकर आपके सामने उस न्यूज को परोसने का काम एक जर्नलिस्ट, पत्रकार करता है। He should also develop a deep insight into human condition। जो मानव का कंडीशन है, जो अंदर वह विचार रखता है, उसको देना, यानी वह इंसाइट, डीप इंसाइट, अंतरात्मा की आवाज को निकालने का काम जर्नलिस्ट करता है ना। अंतरात्मा की आवाज को, इनसाइट इनटू मतलब अंतरात्मा की आवाज, जो बैठा हुआ है, छुपा हुआ, उसे देना। Nobody can teach you the finer aspect of journalism। कोई भी और दूसरा जर्नलिज्म का जो एस्पेक्ट है वह आपको नहीं बता सकता है। यह नोज भी है, यह फीलिंग भी कराता है, यह रेस्पेक्ट भी कराता है ट्रूथ का, और मिशन जो है वह भी पूरा करता है। कहता है नो प्लास्टिक सर्जन, ये जो हमारा नाक बदल गया, लंबा हो गया, कान बदल दिया, चेहरा बदल दिया, गोरा कर दिया, उससे वह कोई नहीं कर सकता है। नो प्लास्टिक सर्जन कैन गिव यू अ नोज फॉर न्यूज। कोई तुमको न्यूज देगा, बदल देगा, लेकिन समाज में क्या हो रहा है इसकी जानकारी कौन देगा? जर्नलिस्ट देगा। नो टीचर कैन गिव यू अ फील फॉर वर्ड्स। जो लोगों की भावना है यह मैं नहीं दे सकता, एक टीचर नहीं दे सकता। लोग अभी क्या सोचते हैं इसकी सोच कौन देगा? एक जर्नलिस्ट देगा। तो ये आपके पास पूरा का पूरा पैसेज है, दोबारा पढ़ना, दोबारा सुनना हमारी बातों को, और मजा करोगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, नीचे आपका भावार्थ भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए। द पैसेज इज ऑन, पैसेज किस पर आधारित है? देखो पैसेज किस पर आधारित है, किस चीज पर पैसेज आधारित है? यानी पहला है जर्नलिस्ट पर है, सर्जन पर है, टीचर पर है। टीचर सर्जन का तो खाली एक उदाहरण देता है जी, पूरा का पूरा जर्नलिज्म पर है। द मेरिट ऑफ जर्नलिज्म, क्या डिमेरिट नहीं है जर्नलिज्म का? वह भी है। उत्तर होगा व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट, यानी पत्रकारिता का क्या बात है, किसे पत्रकारिता कहते हैं, उसी का नाम है ये पैसेज। तो हमारा उत्तर होगा नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, द जर्नलिस्ट शुड बी थॉरो। जर्नलिस्ट पूरा थॉरो होता है विथ, किस में होता है? देखो किस में होता है भाई? पहला है ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग। क्या ग्रामर लिख देगा तो ठीक वही जर्नलिस्ट हो गया? ऐसा बात नहीं है। कई एक चीज इंग्लिश में गलती रहता है, लेकिन आपको वह न्यूज देता है, ये नहीं होगा। केवल न्यूज देने वाला नहीं है, ग्रामर एंड कंपोजिशन। न्यूज जो हमारा लिखता है वो ग्रामर कंपोजिशन का क्या करेगा? वो ग्रामर कंपोजिशन को ध्यान रखता है, लेकिन अगर गलत हो जाए तो न्यूज गलत नहीं होगा। और लास्ट इसका द इनसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन, यानी मानव के अंतरात्मा को जगाना, यानी 4 नंबर होगा। चलिए लास्ट है द थिक्स ऑफ जर्नलिज्म। द थिक्स ऑफ थिक्स का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा, इस पूरे में क्या नैतिक शिक्षा आपको मिलता है, यानी जर्नलिज्म का क्या नैतिक शिक्षा है? यही शिक्षा है कि सर्च फॉर न्यूज खोजता है, सर्च फॉर न्यूज नहीं। एबिलिटी टू राइट ये भी है, अंडरस्टैंडिंग पीपुल है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है कि ट्रूथ का, सच्चाई का आदर करना, जो सच है हमें दिखाना। यही है आपका पूरा पैसेज का जिस्ट।
कि सच को दिखाने वाला कौन होता है, एक जर्नलिस्ट होता है। इसलिए हमारा उत्तर बनेगा 1 नंबर। उत्तर नंबर हुआ 1, तो 20 का उत्तर 1 नंबर। क्या तो ये आपका हुआ आज का सेट। मैं समझता हूं कि आप बड़ी आनंद किए हैं, आप उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं और इंतजार करो शनिवार और इतवार vocab के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप घर पर बैठकर और भी पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाकर अपने वीडियोस को ढूंढें, जिस पर आपको आधारित मिले वह पढ़िए, जो आपको लगता है कि इसे मुझे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे छोटे बड़े सब वीडियो हैं, आप उसे जरूर ध्यान से देखें। मोटिवेशनल देखना चाहते हैं वह भी देखें। और एक बात मैं कहूं कि आपके लिए ये रामबाण है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक बार सब लोग अपने कमेंट में पैनेसिया 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 लिख कर देखो, लिखो जरा, देखे कितने लोग पैनेसिया। और थोड़ा शेयर करो यार, प्रीपोजिशन वाले क्लास में 150 पहुंचने वाला है आदमी, हाँ, और तुम लोग मात्र 30-40 में लगे हुए हो। क्या यार तुम शेयर नहीं कर रहे हो? अरे थोड़ा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, तब तो विपिन सेना भी मजाक करेंगे और थोड़ा मजे से पढ़ाएंगे। थोड़ा करो ना भाई, थोड़ा सा मेरा ख्याल करो ना, शेयर करो ना, लोगों को पहुंचाओ ना। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो मत करना। मैं इतना ही कहूंगा। तब तक के लिए आप लोग सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते हुए आए थे, हंसते हुए जाइए। थैंक यू वेरी मच।